हेलो क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ मालफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जेनिटल ऑर्गन्स के डिसफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे फीमेल्स के, जिसमें हम लोगों ने सर्विक्स की एनोमलीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, वजाइना की एनोमलीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, और कुछ पढ़े थे टाइप्स ऑफ मालफॉर्मेशन ऑफ यूटरस। ठीक है, तो यूटरस, वजाइना एंड सर्विक्स के मालफॉर्मेशन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज के इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है विच इज़ फैलोपियन ट्यूब मालफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी कंडीशंस जब फैलोपियन ट्यूब कंप्लीटली फॉर्मेट नहीं हो पा रही हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ना या तो एक ऐसी कंडीशन होगी कि फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से नहीं बनी है, या तो एक ऐसी कंडीशन होगी कि फैलोपियन ट्यूब बनी है बट वो कंप्लीट फॉर्मेट नहीं हो पाई हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस डिफ़ॉर्मिटी को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। एक तो है फर्स्ट वन इज़ एब्सेंट ट्यूब, यानी कि इसमें फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, दूसरा है डुप्लीकेटेड ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब बनी है लेकिन वो अंदर से खोखली नहीं हुई हैं, यानी कि डुप्लीकेट की तरह प्रेजेंट होंगी बट वो किसी भी काम की नहीं है। दूसरा है एसेसरी ट्यूब्स। ठीक है, एसेसरी ट्यूब्स में भी फैलोपियन ट्यूब फॉर्मेट हुई हैं बट वो जो उनका एसेसरी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का मेनली, ओवम को जब भी ओवरी रिलीज़ करेगी उस ओवम को मूवमेंट कराते हुए यूट्रस तक लेकर के आना, ये फंक्शन होता है मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इस फंक्शन को प्रॉपर नहीं परफॉर्म करा सकती है। ये 3 टाइप्स होते हैं, एसेसरी, डुप्लीकेट एंड एब्सेंट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अगर ऐसा कभी होता है तो क्या साइन एंड सिम्टम उस पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगा, पीरियड्स उसको नॉर्मल होंगे, बिकॉज़ ओवरीज बना रही है प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्मोन एंड उसका यूट्रस भी नॉर्मल है, तो ब्लीडिंग भी प्रॉपर नॉर्मली होगी। बस ओवम रिलीज़ नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वो फीमेल क्या करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम होगी, यानी जब भी बारी आएगी कंसीव करने की तो उस फीमेल को प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं, यानी कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स अकर होंगी। इनफर्टिलिटी का कंडीशन ज़रूर देखने को मिलता है ऐसे फीमेल्स में। इसके अलावा एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज़ देखने को मिलती हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज़ यानी कि कहीं और अपार्ट फ्रॉम यूट्रस कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो जाना, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाना, ओवरीज़ के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाना, और अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा भी तो बहुत ही नीचे साइड में, यानी कि वही ऑलमोस्ट सर्विक्स के पास में। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लांटेशन होगा। तो ये एक कंडीशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इस चीज़ को हम किस तरह से, किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, तो इसको ट्रीट करने का तरीका है सर्जिकल करेक्शन, क्योंकि मेडिकेशंस की हेल्प से हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सर्जिकली हम इसको ट्राई करेंगे ट्रीट करने का। और दूसरी चीज़ है
कि रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से हम इनफर्टिलिटी को बीट कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लाइक आईवीएफ वगैरह, आईवीएफ की हेल्प से हम ऐसे पेशेंट को कंसीव करने में हेल्प करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फीमेल कंसीव कर लेगी तो नॉर्मली प्रेगनेंसी उसकी अकर होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओवरीज़ के बारे में। ये तो हो गया है फैलोपियन ट्यूब की डिजीज़ के बारे में, फैलोपियन ट्यूब की कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरीज़ के मालफॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें भी डिज़ीज़ है एजेनेसिस वाली, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्मेशन ना हो पाना, एब्सेंट होना। ठीक है, ओवरीज एजेनेसिस मीन्स, एजेनेसिस का मतलब होता है जेनेसिस का उल्टा, यानी जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, उसका उल्टा होगा मतलब कि यानी बिल्कुल भी फॉर्मेशन ना हो पाना, बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है ओवरीज़ का। तो ऐसे केस में या तो एक और या तो दोनों ओवरीज़ क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। वन या फिर टू ओवरीज बोथ आर एब्सेंट्स। सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे में प्यूबर्टी नहीं उसको अकर होगी, फीमेल को प्यूबर्टी क्यों नहीं अकर होगी, क्योंकि उसके पास हार्मोन ही नहीं है। प्यूबर्टी कौन कराता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब जब उसके पास ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो उसकी प्यूबर्टी क्या हो जाएगी, अकर नहीं होने पाएगी। अमीनोरिया, पीरियड्स का स्टार्ट ना हो पाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना होना, ये देखने को मिलेगा। और प्लस इनफर्टिलिटी, ऐसी फीमेल जिनके पास ओवरीज नहीं होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, अगर बिल्कुल भी दोनों ओवरीज बनी नहीं हैं, दोनों ही ओवरीज एब्सेंट हैं, तो हम हार्मोन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में उसकी बॉडी में रहें, इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है HRT। हम उसको क्या बोलते हैं, HRT। फर्टिलिटी काउंसलिंग कर सकते हैं। फर्टिलिटी काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग जब भी जितने भी ट्रीटमेंट में मैंने काउंसलिंग बोला है या मेंटल सपोर्ट के बारे में बात की है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि ऐसी फीमेल क्या है, वन ऑफ मिलियंस हैं, तो ऐसे में उनको मेंटली या इमोशनली वो लोग बहुत ही ज़्यादा कैपेबल नहीं रहती हैं अपनी कंडीशंस को लेकर के कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। इसलिए क्या होगा कि इनका प्रॉपर सपोर्ट करना और इनको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करना, असिस्ट करना ऐसे लोगों को, इनको मेडिकल सपोर्ट देना और इमोशनल सपोर्ट देना, मेंटल सपोर्ट देना, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो फर्टिलिटी काउंसलिंग एंड अगर ज़रूरत पड़े, देखो क्योंकि ओवरीज़ नहीं है बट यूट्रस तो है, तो हम कंडीशंस को देखेंगे, कई सालों तक HRT चलाएंगे, जब सारी हार्मोन्स नॉर्मल होंगे तब हम देखेंगे कि अगर उसका यूट्रस नॉर्मल है तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ % तक कि वो IVF के थ्रू कंसीव कर सके, बट प्रॉपर हार्मोन थेरेपीज़ के अंडर ऐसा होना चाहिए, यानी कंसीव करने के बाद भी उसको प्रॉपर हार्मोन्स की नीड रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन होती है एक्सेसरी ओवरी, जैसे एक हमने पढ़ा ओवेरियन एजेनेसिस, ऐसे ही एक कंडीशन है एक्सेसरी ओवरी। इसको क्या होता है कि इसमें ओवरीज़ होंगी बट वो क्या होंगी कि या तो एक ओवरी होगी और या तो प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं कर पा रही होगी, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसके लिए तो ये तो यूजुअली ज़्यादा सिम्टम शो नहीं करता है ना, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सब नॉर्मल होता है। तो अगर ऐसा है कि वो सिम्टम शो कर रहा है तो हम यहाँ पर उसको जो है
ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि सिम्टम शो नहीं होंगे तो नो ट्रीटमेंट इज़ नीडेड। इसके बाद में बात करते हैं ऐसी डिज़ीज़ में क्या क्या सिम्टम शो हो सकते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स फीमेल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो मेन है प्राइमरी अमीनोरिया, यानी स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी के दौरान मीनार्की होता है, फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, वो एब्सेंट रहेगा। साइक्लिक एब्डोमिनल पेन होगा, इनफर्टिलिटी रहेगी, मिसकैरेज बार बार होंगे अगर उसने कंसीव, पहली चीज़ तो कंसीव ही नहीं कर पाएगी। एक्सेसरी ओवरी में वो कंसीव कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली जो है जब एजेनेसिस हो तो कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ओवम ही नहीं होगा कंसीव करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेसरी ओवरी में अगर वो कंसीव करते भी हैं तो मिसकैरेज होना, और इसके अलावा यूटीआई, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, और पेल्विक पेन होते रहना, ये सारी चीज़ें, अब नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल का अकर होना, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दीज आर अबाउट ओवरीज माल फॉर्मेशंस। ठीक है, अगर इसकी बात करें डायग्नोस करने की, तो आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब लेंगे, पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, प्यूबर्टी उसकी आप एसेस करेंगे कि प्यूबर्टी कब, क्या सिम्टम हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कंडीशन है, तो आप समझेंगे। जब भी आप उसकी फर्टिलिटी हिस्ट्री लेंगे, यानी कि उसने अभी तक कितनी बार कंसीव किया है, कितने उसके मिसकैरेज हो चुके हैं, ये जब आप हिस्ट्री लेंगे तब भी आपके समझ में प्रॉपरली आ जाएंगी ये कंडीशंस। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आप एक्सटर्नल जेनाइटल एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को देख करके आप जो है एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ और भी यहाँ पर मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस के टाइप्स दिए हुए हैं एग्ज़ामिन करने के लिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, जिसमें हमें ओवरीज़ के कंडीशन देखने को मिल सकेंगे। 3D अल्ट्रासाउंड है, MRI पेल्विस की करना, HSG यानी कि हिस्ट्रो एल्पाइनोग्राफी, इसमें हम यूट्रस की कंडीशन देखते हैं। स्टेरो मीन्स यूट्रस, कभी भी स्टेरो मीन्स आता है तो विच मीन्स यूट्रस। हिस्ट्रोस्कोपी करके देख सकते हैं, यानी कैमरा विद द हेल्प ऑफ वायर हम इंसर्ट करते हैं वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में, जिसको बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपी। वही चीज़ हम लैप्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से ही कैमरा इंसर्ट करके। कैरियोटाइपिंग क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल देखेंगे, ब्लड उसका ले लेंगे हम, ब्लड सैंपल, WBCs ले लेंगे, और WBCs में हम क्रोमोसोम्स का नंबर देख सकते हैं, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं उसको कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट तो नहीं है, या कोई क्रोमोसोम कम तो नहीं है, क्योंकि कई बार है ना, कई सारे सिंड्रोम होते हैं जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलता है, XXY हो जाता है, XYY हो जाता है। तो इस तरीके का कोई कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमको कैरियोटाइपिंग करना होगा। और हार्मोनल प्रोफाइल, जो कि सबसे अच्छा है डिटेक्ट करने के लिए और सबसे ईजीएस्ट वे है इसको करने का। इसमें क्या करेंगे कि हम LH FSH देख सकते हैं, प्लस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देख सकते हैं सीरम के अंदर। ठीक है, जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली जनरली कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट ओवरीज मालफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ जनरल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल हैं। अब देखो, नॉर्मली पहली डिजीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं गायनिकोलॉजी की,
पहली डिजीज़ हमने पढ़ी माल फॉर्मेशन, यानी जेनाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बन पाए हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स जो भी हैं वो या तो ओवरीज नहीं बन पाई हैं, या तो सर्विक्स नहीं बनी, या वजाइना नहीं बनी है, या तो फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या फिर यूट्रस में। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ा, जिसका ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। ज़्यादातर हम इन सब चीज़ों को सर्जिकली ही करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी, उनके ट्रीटमेंट्स देखे हम लोगों ने। अब कुछ मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। जनरल इन द सेंस इन सभी को मिलाकर, यहाँ पर किसी एक चीज़ का, यूट्रस का या ओवरी का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक कंडीशन का ट्रीटमेंट मैंने उसी टाइम पर बताया है। ये जनरल ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि थोड़ा सा मिला जुला करके। तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं हार्मोन थेरेपी, जैसे कि हमको दवाइयों की हेल्प से अगर ट्रीटमेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स वगैरह अगर देंगे तो वो ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इन्फेक्शन है, किसी को यूटीआई है या कोई अदर इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर नीड है वजाइनल डायलेटर्स की, जैसे सर्विक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, वजाइना की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि वजाइना प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, रेकमेंड करना होता है पेशेंट्स को वजाइनल डायलेटर्स, जिनकी वजह से वजाइना का जो नॉर्मल शेप एंड साइज़ है वो मेंटेन हो सके। दूसरा होता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी के हेल्प से हम क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, हाइमेनोक्टॉमी कर सकते हैं। अगर मैंने एक कंडीशन आपको पढ़ाई थी, पूरी तरीके से हाइमन क्या कर रही थी, वजाइना की ओपनिंग को बंद करके रखी हुई थी, तो हाइमेनोक्टॉमी है। इन परफोरेट हाइमन के कंडीशन में सेप्टल एक्सीजन, हम सेप्टा को एक्सक्रीट कर रहे थे, यानी कि निकाल रहे थे, वहाँ से रिमूवल ऑफ सेप्टा कर रहे थे। हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी कर रहे थे, अगर यूट्रस के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है तो उसको रिमूवल वजाइनोप्लास्टी कर रहे थे। मेट्रोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ रिडमेंट्री यूटेराइन हॉर्न अगर प्रेजेंट है तो रिमूव कर सकते थे। सर्वाइक्स को रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अगर सर्विक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जिकली हम बहुत सी कंडीशंस हैं जिनको सर्जिकली ट्रीटमेंट करते थे, बहुत सी कंडीशन है जिनको हम हार्मोन थेरेपीज़ के हेल्प से ट्रीट करते थे। फर्टिलिटी का मैनेजमेंट, अगर फर्टिलिटी की कंडीशन है, इनफर्टाइल है फीमेल, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर ऐसे में हम देंगे। अगर कोई फीमेल है वो नॉन फर्टाइल है, बहुत ही प्रॉब्लम से उसने कंसीव किया है, तो ऐसे में हम प्रेगनेंसी केयर, इंटेंसिव प्रेगनेंसी केयर उसको देंगे। या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, लाइक IVF, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर फर्टिलिटी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखो कौन से टाइप का ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन उसको है, किस टाइप की उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्रीट वैसे ही करेंगे। तो ये तो हो गई हैं, मैंने हर एक डिज़ीज़ में वहीं पर उसके ट्रीटमेंट की डिस्कशन की है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम दे सकते हैं, जैसे कि बॉडी इमेज को लेकर के उसकी काउंसलिंग करना, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर उसकी काउंसलिंग करना फीमेल की, फर्टिलिटी कंसर्न्स के बारे में, या फिर उसकी इमोशनल हेल्प करना। इमोशनली फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जब उनको उनको पता चलता है कि माल फॉर्मेशन जैसी कंडीशन उनके साथ है, उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये हम उसको केयर
प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं ऐसी कंडीशन में, मैंने एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर रख दिया है। वैसे तो कॉम्प्लिकेशन जगह जगह मैंने डिस्कस किया है, बट यहाँ पर अलग से भी एक जगह मैंने कॉम्प्लिकेशन का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली है आपका इनफर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार मिसकैरेज होना, इनफर्टिलिटी होना, प्री टर्म लेबर की कंडीशन होना, एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट होना, ठीक है, हेमाटोकोलैप्स, हेमाटोमेट्रा, इसके अलावा क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिलता है, बार बार यूटीआई हो जाना, सेक्सुअली डिसफंक्शन होना, ठीक है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाना, कंसीव नहीं कर पाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं ऑल ओवर। यानी जितनी भी डिजीज़ेज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं तो उसमें कॉमनली ये कंडीशन देखने को मिलती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, फीमेल्स जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब वो ज़्यादा सोचने लगते हैं अपने बारे में कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि एक ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं कि जिसके साथ ऐसा होता है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे की लाइफ में फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्मल, उन्हें ऐसा लगता है कि नॉर्मल लाइफ को वो लीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। अब कैसे क्या होगा उनके मैरिज को लेकर के, उनके आगे की फ्यूचर को लेकर के, बेबीज़ कैसे होंगे उनकी, तो ये सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी के रिगार्डिंग होती हैं, तो उनको सोच सोच कर वो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है फीमेल्स को, ठीक है। तो ये माल फॉर्मेशन वाला टॉपिक आज की क्लास में हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने वजाइना, यूट्रस एंड ऑल ओवर द जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके माल फॉर्मेशन के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।